तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे क्रिया शारीर विज्ञान फिजियोलॉजी के चैप्टर 4 जो कि आयुर्वेद में ओज है उसके पार्ट सेकंड के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पार्ट फर्स्ट के बारे में डिस्कस किया था और उसके अंदर हमने ओज की उत्पत्ति और ओज का पोषण जो है किस तरह से होता है इन सभी टॉपिक के बारे में बात करते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं आपको या तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आई बटन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के उसको देख सकते हो। आज की वीडियो में जो चैप्टर 4 है वो चैप्टर 4 का जो पार्ट सेकंड है उसके अंदर हम जो है वो टोटल मिलाकर के 4 टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें ओज के क्रम जो है वो आयुर्वेद में क्या क्या बताए गए उनके बारे में। उसी के साथ साथ ओज का जब क्षय होता है शरीर में, मतलब ओज जी की जो कमी होती है या वृद्धि होती है तो उसके लक्षण जो है वो क्या क्या और उसी के साथ साथ क्षय और वृद्धि के जो कारण है वो क्या क्या है, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। और उसी के साथ साथ ओज और बल का जो संबंध है वो क्या होता है। पिछली वाली वीडियो में जब हमारा पार्ट फर्स्ट चल रहा था तो उस टाइम पे मैंने आपको ये बोला था कि अभी तक जो आपको जो है वो बस ये याद रखना है कि ओज जो और बल में जो है वो क्या रिलेशन होता है, मतलब ओज जो है वो बल के साथ में रिलेशन रखता है। अब वो रिलेशन होता क्या है उसके बारे में इस आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा व्याधि समत्व, मतलब कि इम्यूनिटी जो है वो आयुर्वेद में क्या बताई गई है। इसमें अगर दोस्तों सबसे पहले बात करें तो ओज के कर्म जो है वो क्या है, तो ओज शरीर का प्राण है क्योंकि इसके नष्ट होने पर शरीर नष्ट हो जाता है। तो पिछली वाली वीडियो में हमने पर और अपर जो ओज के जो 2 प्रकार आयुर्वेद में बताए गए उनके बारे में देखा था। तो हमने कहा था कि पर ओज जो है वो क्या है, हृदय में उपस्थित होता है और हृदय में उपस्थित होने के साथ साथ जो है वो पर है, मतलब प्रधान है और ये प्राणों के लिए जिम्मेदार होता है। यदि पर ओज में जो है किसी भी तरह की विकृति होगी तो उसकी वजह से जो है व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, मतलब प्राण भी जो है वो नष्ट हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है कि शरीर का प्राण है और शरीर का प्राण होने के साथ साथ इसके नष्ट होने पर शरीर नष्ट हो जाता है। तो मतलब एक तरह से शरीर को बनाए रखने का काम भी क्या है, प्राकृत क्रम जो है वो ओज का क्या है, शरीर को बनाए रखना भी ओज का प्राकृत क्रम है। ठीक है, उसके अलावा शरीर में जो उपस्थित मांस धातु है उस मांस धातु को स्थिर और पुष्ट कराने का कार्य भी इस ओज के द्वारा किया जाता है। क्योंकि जो ओज के जो गुण देखे थे ना, मधुर, स्निग्ध, गुरु, ये सारे जो गुण थे, ये सारे गुणों की समानता होती है मांस धातु के साथ में। ठीक है, मतलब मांस धातु के जो गुण है और ओज धातु के गुण है वो दोनों के समान है और समान की वृद्धि करता है, कि चेष्टाओं के लिए शक्ति प्रदान करता है। अब जब व्यक्ति का शारीरिक बल और मानसिक बल जो है वो बढ़ेगा तो उस वजह से उसके द्वारा की जाने वाली जो शारीरिक चेष्टाएं हैं वो उनका भी क्या करेगी, उनको करने की जो पावर है, जो शक्ति है वो भी क्या होगी, अपने आप बढ़ेगी। सही, बाह्य एवं आभ्यंतर इंद्रियों के कार्य को उत्तम रूप से प्रवर्तित कराने का काम भी ओज के द्वारा किया जाता है। ठीक है, बाह्य इंद्रिय तो कौन सी, जो 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय वो, और उसी के साथ साथ मन जो कि उभय इंद्रिय बताई है उसके कार्य को, है ना, आभ्यंतर इंद्रिय उसके कार्य को उत्तम रूप से प्रवर्तित कराने का काम भी ओज का होता है। ठीक है, उसी के साथ साथ अगर अपन बात करते हैं कि ओज के द्वारा अनेक प्रकार के शारीरिक एवं पराक्रम आदि भावों को संपन्न किया जाता है। उसके बाद देखते हैं कि ओज जो है वो धातु है या उपधातु। ठीक है, इस चीज को देखते हैं क्योंकि हमने जब उपधातु की जो शॉर्ट वीडियो अपलोड करी थी उस शॉर्ट वीडियो के अंदर हमने धातु और उपधातु में जो है वो डिफरेंस क्या होता है इस चीज के बारे में आपको बताया था। ठीक है, तो जो धातु होती है वो क्या करती है, शरीर का धारणा धातु, मतलब कि शरीर को धारण भी करती है और पोषण भी करती है, वो धातु कहलाती है। ठीक है, जिसके द्वारा शरीर का धारण किया जाए और धारण के साथ साथ पोषण किया जाए वो क्या है, शरीर की धातु है। लेकिन उपधातु क्या है कि जो शरीर का धारण तो करती है लेकिन धारण करने के साथ साथ वो पोषण नहीं करती। ठीक है, मतलब धातु के जो 2 काम शरीर में बताए गए, 2 कार्य जो बताए गए हैं वो है, लेकिन उपधातु का क्या है, एक ही कार्य कि शरीर का धारण करती है, पोषण नहीं करती। इसी कारण उसको अपन क्या बोलते हैं, उपधातु बोलते हैं। ठीक है, तो ओज भी सेम वैसे, ओज क्या है, शरीर का धारण करती है लेकिन शरीर का पोषण नहीं करती, इसलिए अपन ओज को क्या मानेंगे, उपधातु मानेंगे। यहाँ पर लिखा भी है कि ओज जो है क्या है, शरीर की एक उपधातु है। उपधातु क्यों, क्योंकि धातु तो वो होती है जो कि शरीर का धारण भी करे और पोषण भी करे, लेकिन ओज तो केवल शरीर का क्या करती है, धारण करती है, शरीर को बनाए रखती है। ठीक है, इसलिए इसमें पोषण कार्य का क्या होता है, अभाव रहता है, क्योंकि ये ओज धातु के साथ कुछ समानता रखते हैं, इसी कारण इसको अपन क्या बोलते हैं, ओज बोलते हैं। उसके बाद ओज से के कारण क्या होते हैं और कारण के साथ साथ लक्षण जो है वो क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो जब शरीर में वात दोष की और कफ दोष की का क्षय होता है और पित्त दोष की वृद्धि होती है तो उसके परिणाम स्वरूप भी क्या हो सकता है, ओज का क्षय हो सकता है। ठीक है, ये कारण है जिनकी वजह से, कोज है जिनकी वजह से क्या होगा, ओज का शरीर में क्षय होगा। ठीक है, मतलब कमी होगी। तो वात और कफ के क्षीण होने पर और पित्त के बढ़ जाने पर भी ओज का नाश होता है। उसी के साथ साथ अगर शरीर में किसी तरह की चोट लगती है, मतलब कि अभिघात होता है, तो अभिघात के परिणाम स्वरूप भी धातु क्षय होगा और धातु क्षय होने की वजह से भी क्या हो सकता है, ओज का क्षय हो सकता है। ठीक है, सीमा से अधिक परिश्रम, मान लो कि कोई व्यक्ति जो है वो मतलब अब जितनी उसकी लिमिट है उससे ज्यादा अगर परिश्रम करता है, शारीरिक परिश्रम करता है ना, श्रम करता है, तो उस कंडीशन में उसके शरीर का क्या हो सकता है, ओज का क्षय हो सकता है। ठीक है, तो ओज का जो
क्षय है वो ओज का क्षय शरीर में 3 पदों में होता है, मतलब 3 स्टेप है, जिन 3 स्टेप में जाकर के आपको पता चलता है ओज का क्षय जो है शरीर में हो चुका। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले क्या है कि विस्तरंस, विस्तरंस, सेकेंड है व्यापद और थर्ड है क्षय। ठीक है, विस्तरंस क्या है कि जब दोष अपने स्थान से विचलित होते हैं, जिससे मान लो कि जो दोषों के अपने अपने स्थान है वो अपने स्थानों को छोड़ करके हटने लगते हैं, अपने स्थान से जो है वो दूसरे अपने स्थान से हट करके दूसरी जगह विचलित होने लगते हैं, तो उसको अपन विस्तरंस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जब दोष अपने स्थान से हटे तो वो विस्तरंस है। विस्तरंस के बाद में सेकेंड स्टेज आती है, वो है व्यापद। व्यापद का मतलब क्या है कि दोष जो है वो दुष्य के साथ, मतलब कि शरीर के सप्त धातु के साथ में मिलकर के उनको क्या करेंगे, गुणहीन करेंगे, वो है व्यापद। और क्षय क्या है, वो थर्ड स्टेज है जहां पर लक्षण दिखाई देंगे और उन लक्षणों के आधार पर ही आप बोल सकते हो कि शरीर में क्या हुआ है, ओज का क्षय हुआ है। मतलब 3 एक अलग अलग स्टेप है जिनसे आपको लास्ट में चल करके पता चलेगा कि ओज के क्षय के जो लक्षण है वो लास्ट में, मतलब तीसरी स्टेप में जाकर के जो है आपको दिखाई देना शुरू होंगे। ठीक है, उसी के साथ साथ मनुष्य का भयभीत होना, धातु की कमी होना और ज्ञानेंद्रियों के अनियमित क्रम, ये सारे भी क्या है, ओज क्षय के लक्षण है। उसके बाद में 8वें नंबर के पॉइंट में देखते हैं कि ओज वृद्धि के लक्षण जो है शरीर। अब देखो कि जब ओज का क्षय हो रहा था तो उसके परिणाम से शारीरिक बल में कमी आ रही थी, है ना, शरीर की जो है वो पुष्टि नहीं हो पा रही थी, शरीर के सप्त धातुओं की पुष्टि नहीं हो रही थी, इंद्रिय जो अपने विषय के साथ में नहीं, मतलब सन्निकर्ष, इंद्रियों का अपने विषय के साथ में सन्निकर्ष नहीं हो रहा था, मतलब जुड़ नहीं रही थी, विषयों का जो है ग्रहण नहीं हो रहा था। लेकिन जब ओज की वृद्धि होगी तो ऑब्वियसली बात है कि ओज शरीर की बल के लिए जिम्मेदार है। मतलब जब कमी हुई थी ओज की तो शारीरिक बल में भी क्या हुई थी, कमी। लेकिन अब ओज की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब क्या होगा कि शारीरिक बल भी जो है शरीर का क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखा है कि शरीर की तुष्टि एवं पुष्टि, उसी के साथ साथ बल या शक्ति की सम्यक वृद्धि होती है। उसके बाद में इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर चलता है कि ओज और बल जो है वो क्या है। ठीक है, तो अगर अपन शरीर में उपस्थित जो प्राकृत श्लेष्मा है, जिसको अपन जो है वो श्लेष्मा भी बोलते हैं ना, मतलब रस वाला जो भाग है, रस धातु का जितना भी पोर्शन है वो एक तरह से आप मान सकते हो कि शरीर की जो प्राकृतिक श्लेष्मा होती है ना, वो शरीर की प्राकृतिक श्लेष्मा ही शारीरिक बल के लिए जिम्मेदार होती है। और शारीरिक बल के लिए जिम्मेदार होने के कारण एक तरह से जो अपर ओज है वो भी किसके लिए जिम्मेदार है, शारीरिक बल के लिए जिम्मेदार है। और शरीर की श्लेष्मा भी जो है वो क्या है, शारीरिक बल के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो ये दोनों जो चीजें है ना वो अलग अलग नहीं है एक ही, लेकिन कहने का तरीका जो है वो अलग अलग है। जो प्राकृतिक श्लेष्मा है वही क्या है, शरीर का एक तरह से बल है और वही अपर ओज के रूप में कार्य कर रही है। तो मतलब शरीर में उपस्थित जो बल है उसके लिए जिम्मेदार कौन है, ओज। इसलिए बोला गया है कि ओज और बल जो है वो एक दूसरे के साथ में क्या रखते हैं, संबंध। अगर शरीर का बल कम हो रहा है इसका मतलब ओज भी क्या होगा, कम होगा। अपर ओज की बात चल रही है, ओनली पर ओज की नहीं चल रही, क्योंकि पर ओज अगर खत्म होगा तो सब कुछ ही खत्म हो जाएगा, पूरा शरीर ही नष्ट हो जाएगा। तो पर ओज से मतलब नहीं है, पर ओज जो कि हृदय में, उससे अपने को यहाँ पे उससे वो नहीं लेना। क्यों नहीं लेना, क्योंकि अपन यहाँ पर वो बात कर रहे हैं ओनली शारीरिक और मानसिक बल की। ठीक है, शरीर के जो है ताकत की बात कर रहे हैं, शरीर की ताकत या शारीरिक और मानसिक बल के लिए जिम्मेदार है ओनली अपर ओज। तो यहाँ पर आपने को जो ओज में जहां पर बोलो ना वहां पर आपको अपर ओज ही लेना है। ठीक है, तो अपर ओज जो है वो क्या है, शरीर के बल के लिए जिम्मेदार है और प्राकृत श्लेष्मा भी शरीर के बल के लिए जिम्मेदार है। मतलब एक तरह से सीधा सीधा ये बोल सकते हैं कि शरीर में उपस्थित जो प्राकृतिक श्लेष्मा है वही क्या है, अपर ओज है। और अपर ओज होने के साथ साथ वही बल के लिए क्या होती है, जिम्मेदार होती है। तो यहाँ पे आप ऊपर देख भी सकते हो कि 8वें पॉइंट के जस्ट ऊपर मैंने लिखा हुआ भी है कि श्लेष्मिक ओज जो है वही क्या है, एक तरह का अपर ओज है। क्यों, क्योंकि जो प्राकृतिक श्लेष्मा है वो भी बल के लिए जिम्मेदार है और अपर ओज को भी बल के लिए जिम्मेदार होना ही बताया। दोनों के कार्य समान है और दोनों के गुण भी समान है, तो कह सकते हैं कि दोनों द्रव्य भी क्या होंगे, सेम ही होंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि ओज जो है वो किस तरह का द्रव्य है। अगर इसको अपन कारण द्रव्य माने या कार्य द्रव्य माने, तो इसकी अगर अपन बात करते हैं तो कारण द्रव्य तो अपन इसको क्यों मान सकते हैं, क्योंकि रूप रस गंध इन सबके लिए जिम्मेदार होता है। पंच महाभूतों के जो कार्य उनके लिए भी जिम्मेदार होता है, इसलिए इसको आप कारण द्रव्य के रूप में भी स्वीकार कर सकते हो। और कर्म द्रव्य कार्य द्रव्य के रूप में क्यों, क्योंकि शरीर के बल के लिए जिम्मेदार होने के कारण जो है वो इसको अपन क्या बोलेंगे, कार्य द्रव्य, कर्म करता है, इसी है ना, कर्म के लिए जिम्मेदार होता है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, है ना, कार्य द्रव्य बोलते हैं, क्योंकि शरीर के बल के लिए जिम्मेदार होता है। अतः स्पष्ट है कि बल ओज का ही पर्यायवाची शब्द है। शुरुआत में जब ओज का जो पार्ट फर्स्ट पढ़ रहे थे तो उसमें जब सिनोनिम आए थे, पर्यायवाची शब्द आए थे ओज के, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि ओज के पर्यायवाची जो शरीर का बल है ना, वो बल एक तरह से क्या है,
शरीर का मतलब ओज का जो है पर्यायवाची है, ठीक है। तो ओज, बल, शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, ये सारे के सारे क्या है, ओज के जो है वो क्या है, पर्यायवाची सिनोनिम है, ठीक है। अर्थात बल जो है ओज का ही क्या है, दूसरा नाम है। ओज में विद्यमान बल मास धातु की पुष्टि करता है। हमने जब प्राकृत क्रम देखे थे आज की वीडियो में, तो हमने शुरुआत में एक चीज बोली थी आपको कि जो ओज है वो क्या होता है कि शारीरिक मास धातु को स्थिर और पुष्ट कराने का कार्य करता है, मतलब मास धातु की क्या करता है, पुष्टि करता है। तो यहाँ पर भी वही चीज लिखी हुई, कोई अलग नहीं है कि ओज में विद्यमान जो बल है वो मास धातु की पुष्टि करता है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर में होने वाली जो कायिक मतलब कि जो फिजियोलॉजिकल है ना, और उसके अलावा वाचिक और मानसिक क्रम, ठीक है। तो जितने भी कायिक क्रम है, वाचिक क्रम है और मानसिक क्रम है, वो सारे की क्या होते हैं, प्रवृत्ति होती है, ठीक है। अब शरीर में यहाँ पर साइड में लिखा हुआ है कि जो ओज में विद्यमान बल है वो किस किस तरह का हो सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बचपन से ही जो है वो हष्ट-पुष्ट होते हैं, ताकतवर होते हैं। बहुत सारे वो ऐसे होते हैं जो आप बाद में जो है जैसे जैसे समय के अकॉर्डिंग वो मेच्योर होते जाते हैं, उनमें परिपक्वता आती जाती है, वैसे वैसे वो जो है वो पावरफुल, ताकतवर होते जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ अदर चीजों को लेकर के जो है वो ताकत ग्रहण करते हैं। तो उन अलग अलग स्टेप के आधार पर, अलग अलग चीजों के आधार पर बल को 3 तरह का बताया गया। अगर कोई व्यक्ति जो है अपने जन्म से ही जो है वो ताकतवर है, इसका मतलब वो सहज बल से युक्त है। और अगर कॉलेज मतलब समय के साथ साथ परिपक्वता के उसके शरीर में आती गई और वो समय के साथ साथ जो है क्या हो गया, बलवान हो गया, ताकतवर हो गया, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, उस बल को क्या बोलेंगे, कॉलेज बल बोलेंगे, ठीक है। और युक्ति करते, युक्ति का मतलब क्या है कि कोई भी आपने चीज दी, कुछ भी है ना, और शारीरिक बल को बढ़ाने के लिए जितने भी द्रव्य खाना कुछ भी जो है वो आपने लिया और उससे अगर आपके शरीर की जो है वो ताकत बढ़ती है, तो उसको ताकत बढ़ती है, ताकत बढ़ने से जो आपके शरीर को बल प्राप्त होता है वो युक्तिकृत बल होता है। के बाद में लास्ट पॉइंट देखते हैं, वो है व्याधि समत्व। व्याधि समत्व का मतलब कुछ नहीं है, एक तरह से एक नाम है आयुर्वेद में, व्याधि समत्व। ये जैसे मॉडर्न में इम्यूनिटी बताई है ना, वो इम्यूनिटी है, कोई अलग नहीं है ना। तो अपन जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि मनुष्य के शरीर में किसी जीवाणु या बाह्य रोग विशेष कारक से लड़ने की क्षमता ही व्याधि समत्व या इम्यूनिटी कहलाती है, ठीक है। तो इम्यूनिटी क्या है कि बाहर से कोई भी एंटीजन आया, उस एंटीजन के अगेंस्ट में बॉडी की जो फाइट होती है, उस फाइट को ही अपन क्या बोलते हैं, फाइट होगी, और उस फाइट को ही अपन क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं। मतलब विशेष कारक से लड़ने की जो क्षमता होती है, पावर होती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, व्याधि समत्व। शरीर में क्षमता प्राकृत रूप से एवं कृत्रिम दोनों तरीके से उत्पन्न हो सकता है। आपको पता ही है कि प्राकृत रूप से तो कब होगी, जब है ना, मतलब बचपन से ही जो है वो इन बीमारियों से लड़ने की ताकत अगर उस बच्चे में होती है ना, नेचुरल रूप से डेवलप होती है ना। जैसे कि गाँव के बच्चों में जो है वो इम्यूनिटी, गाँव के बच्चों की जो इम्यूनिटी है वो ज़्यादा होती है, मतलब स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होती है ना, कंपेयर टू जो शहर के बच्चे होते हैं उनसे ज़्यादा इम्यूनिटी या ज़्यादा जो है वो है ना व्याधियों के रोगों के प्रतिरोधी होते हैं। कौन, गांव वाले जो बच्चे वो, क्योंकि उनमें प्राकृतिक रूप से जो है क्या बढ़ रही है, शरीर में एंटीबॉडी बनती है। बहुत सारे एंटीजन के कांटेक्ट में वो एनवायरनमेंट में आसपास घूमते रहते हैं, इधर उधर, तो उनके संपर्क में आते रहते हैं, उनमें जो है नेचुरल रूप से एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता रहता है। लेकिन आर्टिफिशियल की अगर अपन बात करते हैं, जो जितने भी वैक्सीन लगाए जाते हैं, जैसे प्रेजेंट टाइम में जो वैक्सीन लग रहे हैं, वो सारे के सारे वैक्सीन क्या करते हैं, छोटे बच्चों में जो वैक्सीन लगते हैं, ये सभी वैक्सीन क्या करते हैं कि जो इनमें आर्टिफिशियल रूप से जो है वो एंटीबॉडी उत्पन्न करते हैं। इसमें क्या करते हैं, एंटीजन को शरीर में प्रवेश कराया, उसके अगेंस्ट में बॉडी की फाइट होगी और उस फाइट से क्या बनेगी, एंटीबॉडी बनेगी। तो जो इम्यूनिटी है वो इम्यूनिटी आपको प्राकृतिक रूप से भी प्राप्त हो सकती है और कृत्रिम रूप से भी प्राप्त हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नीचे लिखा है ना वो ये है कि एंटीजन, जब बाहर से कोई एंटीजन आता है तो वो उसकी बॉडी है उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाती है, और एंटीबॉडी की उस एंटीजन के साथ में क्या होती है, मतलब जो है वो लड़ाई होती है, और लड़ाई के बाद में जो कमजोर होगा, लड़ाई में तो ये होगा ना कि जो कमजोर होगा वो हार जाएगा, जो ताकतवर होगा जीत जाएगा। अब इस एंटीजन और एंटीबॉडी में जो भी ताकतवर होगा वो जीत जाएगा। और जैसे जैसे लगातार जो है वो बॉडी जैसे जैसे फाइट करती जाती है, तो इम्यूनिटी जो है वो और स्ट्रांग होती है, मतलब एंटीबॉडी और ताकतवर होती जाती है। तो वो जो एंटीजन है वो एंटीजन उससे उसकी ताकत की वजह से, मतलब एंटीबॉडी की ताकत की वजह से क्या होता है, मारा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि शरीर में स्थित ओज जो है वो एक तरह से क्या है, शरीर की एंटीबॉडी है। और रजनीचर का मतलब क्या है कि एंटीजन, ठीक है। तो ओज के लिए एंटीबॉडी से जो है वो वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे, और रजनीचर के लिए जो है वो एंटीजन, मतलब एंटीजन जो है वो एक तरह से रजनीचर है, ठीक है। दोनों में लगातार युद्ध चलता रहता है, और इस युद्ध में जो कमजोर होता है वो मारा जाता है एवं ताकतवर विजय होकर अपना प्रभाव दिखाता है, ठीक है। ओज या एंटीबॉडी में स्थिर वो बल जिसकी मदद से ये एंटीजन के से लड़ाई करता है, उससे अपन व्याधि समत्व इम्यूनिटी कहते हैं। अगर अपन मॉडर्न के अकॉर्डिंग बात करें तो मॉडर्न के अकॉर्डिंग जो बॉडी में प्रेजेंट जो टेस्टोस्टेरोन है ना, वो टेस्टोस्टेरोन जो है वो बॉडी के बल के लिए जिम्मेदार होता है। तो अपन इस ओज की जो है वो ओज की तुलना किससे कर सकते हैं, मॉडर्न के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन के कार्य बताते हैं, टेस्टोस्टेरोन का जो कंपोजिशन बताते हैं, उससे अपन कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी है कि
क्यों अब इस ओज को टेस्टोस्टेरोन से समानता क्यों रख रहा है? क्योंकि देखो जो ओज है वो भी तेज गुण की प्रधानता से युक्त होता है और स्नेह युक्त है, और टेस्टोस्टेरोन भी जो है वो तेज गुण की प्रधानता से युक्त होने के साथ साथ स्नेह युक्त होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये चैप्टर जो ओज चालू किया था है ना, जिसमें अपने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड करके इस चैप्टर को जो है वो इस पार्ट सेकंड के अंदर हमने खत्म कर दिया, जिसमें हमने देखा था कि व्याधि समत्व जो है वो क्या है, और उसी के साथ साथ हमने देखा है कि ओज और बल में जो है संबंध क्या है। उसके अलावा ओज की वृद्धि के लक्षण, क्षय के लक्षण, और उसी के साथ साथ ओज जो है धातु या उपधातु और ओज के प्राकृत क्रम जो है शरीर में क्या बताए गए, इन सब के बारे में हमने जो है वो बात करी। आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी दोस्तों, उस नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि शरीर में जो मल है वो मल क्या है, उसके बारे में हम आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें देखेंगे, जो कि क्रिया शारीरिक विज्ञान फिजियोलॉजी का चैप्टर 5 होगा मल, जिसके अंदर मूत्र, पुरुष और श्वेत, इन सब के बारे में आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो उसमें डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। थैंक यू सो मच गाइस।